जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए मुख्तसर इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। तफसीलात के मुताबिक रात को कस्बा पुलवामा के चाटापुरा इलाके में ये इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई और फौज ने 55 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इनका मुहासरा किया। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का मुख्तसर तबादला हुआ जिसमें एक मिलिटेंट हलाक हुआ। मिलिटेंट ने एक जेर तामीर मकान में पनाह ली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का यह ऑपरेशन रात को ही अख्तिताम हुआ। आईजी कश्मीर ने रात को ही ट्वीट करके इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की तस्दीक की है। हलाकशुदा मिलिटेंट के कब्जे से एक AK-47 राइफल और कुछ गोला बारूद बरामद हुआ है। जराये से मालूम हुआ है कि हलाकशुदा मिलिटेंट का ताल्लुक जिला शोपियां से था। मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कुछ तंजीमों ने आज भारत बंद की कॉल दी है। बंद के पेश नजर सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है। दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए। इंतजामिया को अमन में रखना डालने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दीगर अवामी मुकामात पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। कुछ सियासी जमातें बंद की तायीद कर रही हैं। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। ख्याल है कि पिछले कई दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। कुछ हलाकतें भी हुई हैं। करोड़ों की अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। रेल खदमात मुतासिर हुई हैं। इस बीच तीनों अफवाज के सरबराहान ने यह साफ कर दिया है कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़े। सुशील, अग्निपथ स्कीम को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में, कई रियासतों में हमने देखा कि हालात पुरतशद्दुद हुए, कई जगह हंगामों का सिलसिला जारी रहा। आज किस तरह का माहौल, अगर खासकर हम दिल्ली की बात करें? जी देखिए, साफ तौर से अगर अग्निपथ योजना की बात करें तो न केवल बिहार बल्कि झारखंड और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंसा की जो छिटपुट घटनाएं हैं वो देखने को मिली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फिलहाल हालत बदतर बिहार और झारखंड में देखने को मिले। हालांकि उसी हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं आज तमाम जो संगठन है उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर रखा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने तमाम जो फिलहाल अगर बात करें रेलवे स्टेशन का, बस स्टेशन का, तो वहां पर एहतियातन उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पर उन तमाम लोगों ने पुलिस फोर्स को तैनात कर रखा है। रेलवे की बात करें तो आरपीएफ की जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड हैं। हालांकि दिल्ली में भारत बंद का इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है जितना और राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार और झारखंड में वहां की जो पुलिस है वो अलर्ट पे है। हरियाणा की अगर बात करें तो वहां पर भी जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस, आरपीएफ और जो स्थानीय पुलिस है वो तमाम लोग अलर्ट पे हैं ताकि इस प्रकार की हिंसा को अब देखना ना पड़े। और इसीलिए तमाम जो रेलवे हैं, तमाम जो बस स्टेशन हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में भी जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात किया गया है। चूंकि तमाम लोगों के बीच में जो केंद्र सरकार की योजना है अग्निपथ योजना, इसका विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के चलते फिलहाल आज कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें तो फिलहाल भारत बंद का इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है। सुशील, कांग्रेस भी आज इसमें शामिल है। कांग्रेस भी जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली है, तो इस ताल्लुक से कुछ जानकारी, कब तक एहतजाज शुरू होगा कांग्रेस का? जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है वो फिलहाल राहुल गांधी के द्वारा जो ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, उसका प्रदर्शन फिलहाल कांग्रेस कर रही है जंतर मंतर पर। कल भी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से थोड़ा प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर। आज उम्मीद ये भी जताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं साथ ही साथ अग्निपथ योजना को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्टैंड साफ है कि जो अग्निपथ योजना है वो फिलहाल युवाओं के हित में नहीं है और बिना समीक्षा किए ही इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि हिंसा ना किया जाए, सत्याग्रह के आधार पर ही इस पूरे कहीं ना कहीं योजना का विरोध किया जाए। तो कांग्रेस भी लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि हिंसा ना करें। अगर उनको इस योजना से किसी भी प्रकार की कोई बंदिशें हैं या उस योजना से वो संतुष्ट नहीं है तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें।
बहरहाल प्रदर्शनों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि इस पूरी योजना का विरोध तो किया जाए, लेकिन उस विरोध में हिंसा ना शामिल किया जाए, क्योंकि अगर हिंसा शामिल किया जाएगा तो उससे जो राजकीय संपत्ति है या जो राज्य की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंच रहा है, जो फिलहाल गलत है। हालांकि आरोप यह भी लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि लगातार अग्निपथ योजना को लेकर जो क्लियरिटी नहीं है और लगातार केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार इस योजना में बदलाव किया गया, उससे कहीं ना कहीं तमाम युवाओं में गुस्सा है कि आखिर जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में अगर 4 साल का प्रावधान है तो जो आगे आने वाली भर्तियां हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से कदम क्यों नहीं उठाया गया, और जो सुशील एक सवाल हो गए हैं। सुशील एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। कल जल, थल और वायु तीनों फौज के जो चीफ है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये साफ किया कि अग्निपथ स्कीम वो किसी भी हाल में वापस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी तशद्दुद में, वायलेंस में शामिल है उनको इसमें जगह नहीं मिलेगी। तो क्या इसका कुछ असर युवाओं पर पड़ेगा? जी देखिए, साफ तौर से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आर्मी में या किसी भी दिशा में नौकरी करनी है तो निश्चित रूप से अगर वो हिंसा में शामिल होते हैं या उनके ऊपर कोई भी प्रकार की FIR दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर असर पड़ता है। और इसीलिए साफ तौर से ये मांग केंद्र सरकार की तरफ से भी कही गई है कि अग्निपथ योजना को लेकर अगर युवाओं के ऊपर कोई FIR होगा तो उसकी जांच की जाएगी, और न उसकी जांच आर्मी करेगी बल्कि संबंधित जो स्टेट हैं, स्टेट पुलिस वो भी जांच करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से यही है कि चूंकि अग्निपथ योजना युवाओं के हित के लिए है, लिहाजा इस पूरे योजना को लेकर एक गलत भ्रांतियां लोगों के बीच में जारी की जा रही हैं, और इसीलिए आर्मी की तरफ से तमाम जो बड़े ब्रिगेडियर हैं या मेजर हैं वो बार बार अपील कर रहे हैं कि इस योजना से युवाओं में कार्यशीलता बढ़ेगी, प्रगतिशीलता बढ़ेगी, और इस पूरी योजना में कहीं ना कहीं डिफेंस का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो युवा हैं उनका यह कहना है कि 4 साल के बाद युवाओं का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर फिलहाल अभी स्टैंड क्लियर नहीं है, और शायद विरोध भी इसी बात का है कि अगर 4 साल तक युवा इस दिशा में काम करेंगे तो उसके बाद का भविष्य क्या होगा। हालांकि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार में गुज़िश्ता हफ्ते से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज के दराज होते सिलसिले के पेश नज़र इंटरनेट खिदमात 20 अजला में मुअत्तल कर दी गई। पहले 15 अजला में इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन अब इसमें मजीद 5 अजला जहानाबाद, शेखपुरा, खगड़िया, मधुबनी और गया को शामिल किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे पटना का, जहां से हमारे नुमाइंदा विनीता मिश्रा इस वक्त जुड़े हैं। विनीता, अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा वायलेंस देखने को मिला। आज किस तरह की स्थिति है, क्योंकि आज भी कुछ जगहों पर भारत बंद का ऐलान किया गया है? बिल्कुल, लगातार पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार प्रदर्शन का दौर जो है वो पटना में, पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। लेकिन आज भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, इसके मद्देनजर जो सुरक्षा की मुकम्मल इंतजाम राजधानी पटना में तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। अगर जंक्शन की बात करें, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, कई ट्रेन में आग लगा दी गई, जंक्शन पर जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके मद्देनजर आज पटना जंक्शन पर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और सिर्फ पुलिस बलों की तैनाती नहीं की गई, जो मजिस्ट्रेट हैं वो सादे लिबास में सड़कों पे घूम रहे हैं कि कहीं कोई उपद्रवी जो है वो किसी प्रकार से कोई प्रदर्शन ना कर सके, कोई उत्पात ना मचा सके। और खासकर जो जंक्शन है, जो ट्रेन है, वहां के जो मुकम्मल इंतजाम साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। भारी पुलिस बलों को चप्पे चप्पे पर उतारा गया है। हर एक कोने पर आपको पुलिस का एक जवान मिल जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहे थे वैसी स्थिति आज ना हो। भारत बंद है और दुकानें बंद है, लोग कम घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी डरे हुए हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, कार में आग लगाई जा रही थी, ट्रेन को अभ्यर्थी निशाना बना रहे थे, प्रदर्शनकारी उसमें आग लगा रहे थे। सारी ट्रेनें लगभग आज रद्द है। 350। बिल्कुल विनीता, जैसे कि आपने जिक्र किया सारी ट्रेनें आज रद्द हैं, तो क्या रेलवे की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो मुसाफिर हैं, जिनको कहीं दूर जाना है, जिन्होंने पहले से टिकट करा रखा है, क्या इसके लिए कुछ अलग से इंतजाम किया गया है रेलवे की तरफ से? अभी
अभी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। अभी सिर्फ यही जानकारी, क्योंकि ये स्टेशन पर जब हम मौजूद थे तो वहां जब यात्रियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कुछ यात्री को असम जाना था, असम की टिकट कैंसिल हो गई। मणिपुर उनको जाने के लिए उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक कराई, वो भी कैंसिल हो गई। और ऐसे में जो यात्री है जिनकी टिकट बार बार कैंसिल हो रही है, परेशान नजर आ रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं स्टेशन पर इंतजार करने का। दो रात से यात्री वहां जमे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं स्टेशन पर मौजूद हैं, क्योंकि कहीं कोई ट्रेन नहीं, कहीं कोई वो जा नहीं पा रहे हैं। और जो अगर सड़कों की बात करें तो आज भारत बंद है, सड़कों पे भी सन्नाटा नजर आ रहा है। आमतौर पर जो बसें और ऑटो और गाड़ियां चलती हैं वो भी आज नहीं चल रही। तो जो यात्री हैं जो स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, उनकी परेशानी और बढ़ रही है, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। ना ट्रेन मिल रही है, ना ऑटो मिल रही है, ना बस मिल रही है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, लेकिन आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? रेलवे प्रशासन की तरफ से भी कोई बातचीत नहीं की जा, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ट्रेन आज रद्द कर दी गई है प्रदर्शन को देखते हुए। तो अभी वो क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंतजार करना उनके पास एक ऑप्शन है और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन की जो प्रथम ऑप्शन से, जो प्रशासन की तरफ से सबसे पहले जो कार्रवाई की जा रही है वो है सुरक्षा। सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, इसके मद्देनजर जवानों की तैनाती की गई है चप्पे चप्पे पर। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीर हमने दिखाई है प्रदर्शन की, आज भारत बंद के दौरान वैसी तस्वीर ना देखने को मिले, उसके लिए पूरी तैयारी है। बिल्कुल, प्रदर्शन कारी भेंट न चढ़ा दे, आग न लगाए, उसकी पूरी तैयारी की गई है। चलिए विनीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अपोजिशन की बंद की कॉल के पेश नजर आंध्र प्रदेश में भी इंतजामिया अलर्ट है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और दीगर अवामी मुकामात पर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जीआरपी, आरपीएफ और खुसूसी दस्तों को तैनात किया गया है। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। एहतजाज करने और इसमें शामिल होने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत जारी की गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे विजयवाड़ा, जहां से नुमाइंदे इसहाक इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसहाक, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अपोजिशन ने आज भारत बंद की कॉल दी है। आंध्र प्रदेश में किस तरह का माहौल है? क्या वहां पर सब शांति है, सब कुछ ठीक ठाक है, या आज वहां पर बंद का असर दिख रहा है? आजम, आज सुबह में जहाँ पे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और जो सेंट्रल ऑफिस जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया। तो रेलवे स्टेशन पे आने जाने वालों पर पूरी चेकिंग की जा रही है। बिना टिकट के किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। वही दूसरी तरफ जहां अपोजिशन पार्टी लीडर्स को पहले से ही ऑफिसेस और घर में नजरबंद कर दिया गया है, बाहर न आने की इजाजत है। वही दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से अपील की गई है जो स्टूडेंट्स है जो वो बाहर ना आए और इस प्रोटेस्ट में ना शामिल हुए। पहले से जहाँ पे विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और गुंटूर, तिरुपति में जहाँ मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पूरी तरह से यानी सिक्योरिटी को डबल कर दी गई है। वही दूसरी तरफ जहाँ जहाँ अंदेशा है, जहाँ जहाँ होने की प्रोटेस्ट होने का अंदेशा है वहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस, और जहाँ पे रेलवे स्टेशन के लाइन्स है वहाँ भी पूरी गश्ती जीआरपी और जो आरपीएफ की जो पुलिस है वहाँ पे गश्ती दे रही। वही दूसरी तरफ जो जहाँ पे सुबह से जो है ना फिलहाल शांतिपूर्ण है। अभी तो ऑपोजिशन के कोई लीडर बाहर नहीं आए, लेकिन देखना है कि क्या करेंगे। वही दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से सिकंदराबाद के इंसिडेंट के बाद जो है ना माकूल इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी लेकर, किसी को इजाजत नहीं है। कल यानी गुंटूर में कुछ लोगों को जो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं उनको हिरासत में लेकर राजबंदर सेंट्रल जेल को भेज दिया गया। वही दूसरी तरफ दूसरे विशाखापट्टनम और दीगर जगहों पर भी आज सुबह में जो लोग आ रहे हैं रेलवे स्टेशन को डाउट की बिना पे उनको ही हिरासत में ले लिया गया है। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी फिर ईडी के सामने पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राहुल गांधी से चौथे दौर की पूछताछ होगी। दरअसल एजेंसी ने इन्हें 17 जून को बुलाया था, लेकिन उन्होंने वालदा सोनिया गांधी के खराबी सेहत का उज़्र पेश करते हुए तफ्तीशी अमल को पीर तक मुलतवी करने की गुजारिश की थी। गुज़िश्ता हफ्ते राहुल गांधी से एजेंसी ने 3 दिनों तक पूछताछ की थी। तफ्तीशकार राहुल गांधी से अब तक तकरीबन 30 घंटे पूछताछ कर चुके हैं।
ईडी और सीबीआई पिछले 8 वर्षों के अंदर ईडी ने इस वक्त 5422 केस ईडी के चल रहे हैं। ये बड़े हैरानी करने वाले फिगर्स हैं। 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं, उसमें से 5310 केस 5422 में से 5310 केस सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के, और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं। 5422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं। 5422 में से 5310 केस पिछले मोदी सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डाल। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां समानुमान रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़े हैं। रवि, बड़ी खबर है, राहुल गांधी के तीसरे दौर की पूछताछ हो गई, आज चौथे दौर की पूछताछ ईडी के सामने होगी। कब तक पहुंच सकते हैं राहुल गांधी? देखिए, करीब 11 बजे का समय दिया गया ईडी ऑफिस में, और आज चौथी पूछताछ होगी राहुल गांधी से ईडी की। इससे पहले 3 दौर की पूछताछ हो चुकी है। हालांकि उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक तैयारी भी की गई है। कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह आज किया जा रहा है। जंतर मंतर पे कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया। तो तमाम बड़े लीडर, चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हों, कांग्रेस सांसद हों, या फिर दिल्ली में मौजूद जो भी वरिष्ठ लीडर्स हैं, उन सभी को बुलाया गया। और कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि बेवजह राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, और इसी बाबत वो प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो उस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। इसी बाबत सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी की पेशी को लेकर, जिस राहुल गांधी की जो पूछताछ होने वाली, उससे कहने की कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं। और साथ साथ एक दूसरा मसला जुड़ा हुआ अग्निपथ का। ये 2 मसले को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। अनुमति मिली है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि सिर्फ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और कहीं भी दिल्ली के किसी भी कोने में धरना प्रदर्शन करने की उनको इजाजत नहीं होगी। जी बिल्कुल। अभी एक चीज और जानना चाहूंगा, 30 घंटे तकरीबन ईडी पूछताछ कर चुकी है राहुल गांधी से, आज फिर से पूछताछ होने वाली है। क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, जो सवालात हैं, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस सूत्रों से जब बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह के जवाब है, किस तरह के सवाल दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि जिस तरह से राहुल गांधी से लगातार चौथे दौर की पूछताछ होगी, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिखेंगी। क्योंकि 3 दौर की पूछताछ हुई, और 3 दौर की पूछताछ के बाद चौथे दौर की पूछताछ होने वाली। उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे पूछताछ हो चुकी है। पवन बंसल जो कि कांग्रेस के कैशियर है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। और सोनिया गांधी को 23 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस पूरे मामले को अगर देखें तो मामला, हालांकि कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, और ऐसे में कहीं पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनता। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास, अगर इस केस में कोई दम नहीं है तो कांग्रेस क्यों शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्यों अपना धरना प्रदर्शन करके ईडी पे दबाव डालना चाहती है। तो 3 दौर की पूछताछ हो चुकी है, चौथे दौर की पूछताछ हो रही है। तो ऐसे माना जा सकता है कि इसी से इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सकता है कि इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जा चुका है, और आने वाले दिनों में 23 तारीख को सोनिया गांधी को भी इसी मसले को लेकर समन दिया गया है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर एक आ रही है जम्मू कश्मीर से। कुपवाड़ा इनकाउंटर में मजीद 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। कल से जारी झड़प में 4 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। लोलाब के चंदीगाम इलाके में हुई है झड़प। असलहा और गोला बारूद किया गया है बरामद। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां कुपवाड़ा इनकाउंटर में मजीद 2 मिलिटेंट मारे गए। कल से जारी झड़प में 4 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। लोलाब के चंदीगाम इलाके में हुई है झड़प। असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। मुल्क के शुमाल मशरकी रियासतों में मुसलसल बारिश ने हालात को मजीद खराब कर दिया है। आसाम, सिक्किम, मेघालय में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के वाकयात लगातार पेश आ रहे हैं। आसाम में सैलाब में डूबने से चंद घंटों के दौरान ही 8 अफराद की मौत हो गई है। वहीं कछार जिले में मुसलसल बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। आसाम में अब तक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के 62 अफराद की मौत हो चुकी है और 42 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल इंतखाबात आज 10 सीटों के लिए वोटिंग का आगाज। महाविकास आघाड़ी के 6 उम्मीदवार हैं मैदान में, बीजेपी के 5 उम्मीदवार हैं दंगल में। आघाड़ी और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को हासिल हुई थी जीत। तो बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल इंतखाबात आज 10 सीटों के लिए वोटिंग का आगाज। महाविकास आघाड़ी के 6 उम्मीदवार हैं मैदान में, बीजेपी के 5 उम्मीदवार हैं दंगल में। आघाड़ी और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को हासिल हुई थी जीत। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र में वोटिंग का आगाज हो चुका है। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? पिछली बार बीजेपी को सबकत हासिल थी। देखिए, जिस तरह से पिछली बार राज्यसभा चुनाव के अंदर जो आंकड़े नहीं थे, इसके बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरह से अपनी तीसरी सीट जीत ली थी, उसके बाद ये जो मुकाबले हैं विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं, इन 10 सीटों में 11 उम्मीदवार खड़े हैं, इन्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा रोचक हो चुके हैं और सभी लोग अपने अपने तरीके से इसमें पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा दी है। जहाँ तक की बात करें तो 10वीं सीट ही सबसे ज़्यादा अहम मायने रख रही है। 2 बड़े नेता, खासकर बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों के बीच में जंग देखने को मिल रही है। जो आंकड़े के अनुसार जो कांग्रेस के नेता हैं भाई जगताप, उन्हें 8 वोटों की कमी है और महाविकास आघाड़ी के पास उतने वोट हैं। अगर वो सही तरीके से अगर नहीं फूटते हैं, उन्हें मिलते हैं, तो कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी। और ये कांग्रेस के अस्तित्व की बात है, क्योंकि भाई जगताप मुंबई के अध्यक्ष भी हैं और ऐसे वक्त में अगर उनकी हार होती है तो कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो वहीं पर बीजेपी के जो 5 उम्मीदवार हैं प्रसाद लाड, उन्हें 20 वोटों की लगभग जरूरत है। जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 20 वोट जुटाने हैं। ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के खेमे में इस बार से लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के नेताओं में गुस्सा है, आपसी मतभेद है, जिसका फायदा उन्हें साफ तौर पे मिलेगा। ये जो पूरा मतदान है गुप्त मतदान है। राज्यसभा का जो मतदान हुआ था वो विधायक बाकायदा के ही वोट कर रहे थे, लेकिन ये तो गुप्त मतदान है, इसके अंदर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं बीजेपी के आपसी मतभेद की वजह से। सभी तरीके से सभी नेताओं को लगातार अलग अलग होटलों में रखा गया है। बीजेपी के कई विधायक यहाँ धीरे धीरे पहुँचने लगे, एनसीपी के विधायक पहुँचे, जो शिवसेना के विधायक है वो होटल रिनाइसेंस से निकले हैं, लेकिन मुंबई में हो रही बारिश और ट्रैफिक की वजह से अब तक विधान भवन नहीं पहुँच पाई। ये जो टाइमिंग है वोटिंग का 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। ये 285 विधायक जो है इसमें पूरी तरीके से वोटिंग करेंगे। एक कैंडिडेट को जीतने के लिए लगभग 26 वोटों की जरूरत है। 3 नतीजे कब तक आएंगे? आज शाम में नतीजे आ जाएंगे इसके? जी ज़रूर, 4 बजे तक वोटिंग होगी, इसके बाद शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 1 घंटे के अंदर ही इसकी वोटिंग आ सकती है। लेकिन पिछली बार का जो एक्सपीरियंस रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर, 5 बजे वोटिंग का वक्त दिया गया था, लेकिन वोटिंग शुरू नहीं हुई थी और ये जो नतीजे रात करीब 3:30 बजे आए थे। कई तरीके की शिकायत बीजेपी के खेमे से चुनाव आयोग को की गई थी, महाविकास आघाड़ी की तरफ से की। दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन का माहौल देखने को मिला था। अगर उसी तरह के टेंशन अगर यहाँ पे देखने को मिला तो हो सकता है कि नतीजे आने में वक्त लगे, नहीं तो नतीजे की जो काउंटिंग की शुरुआत होगी वो शाम के 5 बजे से शुरुआत होगी और 1 घंटे के अंदर नतीजे आने चाहिए, इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जी चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने खबरदार किया है कि रूस यूक्रेन की जंग कई सालों तक जारी रह सकती है। इन्होंने कहा कि मगरिब को बरसों तक जारी रहने वाले जंग में यूक्रेन की हिमायत जारी रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस अपने जंगी मकासद में कामयाब हुआ तो इससे भी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। हम यूक्रेन की मदद में कमी नहीं आने दे सकते, चाहे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना हो। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी रूस और यूक्रेन तनाज़े के लिए तैयार रहने की तनबीह कर चुके हैं। उधर फ्रांस के साथ मैक्रोन ने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो दी है। सर्वे के मुताबिक पार्लियामेंट में अक्सरियत के लिए 289 सीटें दरकार हैं। ताहम अब अक्सरियत के लिए सद मैक्रोन के लिए को नए इत्तेहादियों की जरूरत होगी। फ्रांस के वज़ीर आज़म एलिजाबेथ बोरन का कहना है कि पार्लियामानी इंतखाबात के नतायज मुल्क के लिए खतरनाक है। ताहम हुक्मरान जमात फौरी तौर पर नए इत्तेहादियों को तलाश करेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा